हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि हम भारत के फैन हैं और भारत जिसे चाहे खुलकर तेल खरीद सकता है, लेकिन एक शर्त है। आगे हम देखेंगे कि रूस के सस्ते तेल से भारत की तेल कंपनियों में जो कमाई है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये बढ़त किस तरह से बाजार की हलचल बनकर उभरी है। फिर हम सुनेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भारत पर चौंकाने वाला बयान, जहां उन्होंने अमेरिका की धरती पर खुलकर भारत का समर्थन किया और इस बयान ने संयुक्त राष्ट्र को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, नाटो देशों में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत को लेकर जो चौंकाने वाला बयान दिया है उसे सुनकर हर एक भारतीय झूम उठेगा। और फिर हम जानेंगे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भारत पर धमाकेदार बयान। इसी बीच हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका ने भारत को निशाना बनाते हुए भारतीय कंपनियों और नागरिकों को प्रतिबंधित किया है। इसके पीछे की वजह और सच्चाई दोनों को विस्तार से समेटा जाएगा। फिर हम सुनेंगे भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार पर भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का धमाकेदार बयान, जहां पर उन्होंने साफ संकेत दिए कि भारत और अमेरिका के बीच तेल व्यापार अचानक आसमान छूने वाला है। उनके बयानों से कई बड़े संदेश बाहर आते हैं और हर एक संकेत ये बताता है कि आने वाले समय में तस्वीर बदलने वाली है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन एनर्जी को पूरी तरह से तबाह करने में लगे हुए हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन पर किस तरह का दबाव और बयान दिया जा रहा है। उनके खिलाफ किस तरह कैलिफोर्निया खड़ा हो गया है, ये भी हम समझेंगे। और फिर वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्माहट और ठंडापन दोनों किस तरह साथ साथ मौजूद हैं और ये तालमेल आने वाले समय में कैसी दिशा लेगा। अब जरा अमेरिका का डबल संदेश और भारत पर तेल दबाव सुनिए। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका सीधे भारत को धमकी नहीं दे रहा, बल्कि एक तरह से दबाव डालते हुए दोस्ताना लहजे में समझा रहा है। अमेरिका साफ कह रहा है कि भारत दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीदे, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो या अफ्रीका, लेकिन रूस से तेल खरीदना उसे मंजूर नहीं है। इसके पीछे असली मकसद यह है कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध जल्दी खत्म हो। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध रुक सके। इसलिए अमेरिकी मंत्री ने यह भी कहा कि वे भारत को सजा नहीं देना चाहते, बल्कि भारत को रणनीतिक साझेदार मानते हैं। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार सहयोग के उज्जवल भविष्य का हवाला दिया और कहा कि अगर भारत रूस पर निर्भरता घटाता है तो अमेरिका के साथ उसके रिश्ते और मजबूत होंगे। ये एक तरह का राजनयिक दबाव भी है और साथ ही एक दोस्ताना न्योता भी कि भारत अपनी स्थिति पर दोबारा विचार करे और अमेरिका के खेमे के और करीब आए। अब जरा रूसी सस्ते तेल से चमकी कंपनियों की कमाई देखिए। तो पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन जब रूस ने युद्ध के बीच अपना तेल बहुत सस्ते दाम पर बेचना शुरू किया तो भारत ने बड़ी मात्रा में वहीं से तेल लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वित्त वर्ष 2020 में जहां भारत का केवल थोड़ा सा यानी 1.7% तेल रूस से आता था, वही हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 35.1% तक पहुंच गया। ये सस्ता तेल मिलने से भारत की सरकारी तेल कंपनियों को जबरदस्त फायदा हुआ। पहले साल यानी 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा सिर्फ 3,400 करोड़ रुपए था, लेकिन अगले ही साल ये मुनाफा अचानक 25 गुना बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। हालांकि उसके बाद यानी 2024-25 में ये मुनाफा फिर से घटकर 33,602 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन ये अभी भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। सीधी भाषा में कहें तो सस्ते रूसी तेल ने भारत के ऊर्जा बाजार और सरकारी कंपनियों के मुनाफे का पूरा खेल बदल दिया और दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में छोटे से बदलाव से भी कितना बड़ा असर पड़ सकता है। अब जरा भारत के पक्ष में ज़ेलेंस्की का बयान सुनिए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत को एक अहम सहयोगी मानते हैं और मानते हैं कि भारत ज्यादातर मामलों में उनके पक्ष में खड़ा है। लेकिन समस्या यह है कि भारत रूस से बहुत ज्यादा सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे ये रिश्ते थोड़े पेचीदा हो गए हैं। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत का रुख हमारे लिए सकारात्मक है, लेकिन ऊर्जा की निर्भरता को लेकर सवाल बने हुए हैं और यही सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती है कि भारत कैसे आर्थिक लाभ और वैश्विक नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए। उनका इशारा यह है कि भारत सिर्फ खरीदार देश नहीं है, बल्कि अब उसकी भूमिका रक्षा, कूटनीति और वैश्विक नैतिकता तक बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि भारत यूक्रेन से दूर न हो और आने वाले समय में नई समझदारी बने। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र किया और कहा कि ट्रंप इस जटिल स्थिति को संभाल सकते हैं और यूरोप के देशों के साथ मिलकर भारत के साथ और गहरे रिश्ते बनाएंगे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की सराहना करते हुए बताया कि ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो यूक्रेन का साथ तब तक देंगे जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता। सीधी भाषा में कहें तो ज़ेलेंस्की भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस के तेल के आर्थिक लाभ को छोड़कर नैतिक और कूटनीतिक मजबूती दिखाए और ट्रंप व यूरोप के साथ मिलकर यूक्रेन का समर्थन जारी रखे। अब भारत पर फिनलैंड का शॉकिंग बयान सुनिए।
तो फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब का संदेश दरअसल ये था कि पश्चिमी दुनिया भारत को उसी नज़र से नहीं देख सकती जिस नज़र से वो चीन या रूस को देखती है। चीन को पश्चिम अक्सर प्रतिद्वंदी और रूस को आक्रामक ताकत मानता है, लेकिन भारत को वो श्रेणी नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और वैश्विक स्थिरता में सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है। स्टब कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि यूरोप और अमेरिका भारत को सही तरह से समझें और उसे केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी न मानकर एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्वीकार करें। इस बयान का सीधा असर यह है कि पश्चिमी देश भारत से अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ेंगे और भारत की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अहमियत मिलेगी। दूसरा हिस्सा रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। स्टब मानते हैं कि भारत इस मसले में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के रूस और पश्चिम दोनों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद उन्हें लगा कि अगर युद्ध विराम हो तो शांति की शुरुआत संभव है। इसके लिए जरूरी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आपस में बैठक करें और उस बैठक की तारीख औपचारिक रूप से तय हो। स्टब ने साफ किया कि जब तक रूस पर आर्थिक प्रतिबंध जारी नहीं रहेंगे और यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं मिलेगी, तब तक पश्चिम की रणनीति कमजोर पड़ेगी। यानी वो दोहरी राह सुझा रहे हैं, एक तरफ युद्ध रोकने के लिए भारत जैसे देशों से मध्यस्थता और दूसरी तरफ रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों की सख्त रणनीति। अब जरा ट्रंप से उनकी नजदीकी सुनिए। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सिर्फ औपचारिक संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी गहरी दोस्ती और भरोसा है। जब वे दोनों मारे लागो रिसॉर्ट में 7 घंटे तक साथ गोल्फ खेलते हैं, तो ये दिखाता है कि स्टब की सीधी पहुंच ट्रंप तक है और उनकी राय को ट्रंप गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि जब स्टब भारत के समर्थन में बयान देते हैं, तो ये केवल दोस्ताना सलाह नहीं रहती, बल्कि इसे अमेरिका की सियासत और वैश्विक राजनीति के बड़े खेल में एक संकेत माना जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूरोप के छोटे देशों के कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनकी राय ट्रंप पर असर डाल सकती है, और स्टब उनमें शामिल हैं। इसलिए भारत के बारे में उनका पक्षधर रवैया ये जताता है कि पश्चिमी खेमे में भारत को रणनीतिक महत्व देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब जरा भारत पर मेलोनी का बयान सुनिए। तो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भारत को सिर्फ एक आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही हैं, जो दुनिया में चल रहे बड़े संकटों को सुलझाने में मदद कर सकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, क्योंकि मोदी हमेशा युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की बात करते हैं। मेलोनी कह रही हैं कि हाल ही में जब उनकी मोदी से बातचीत हुई तो उसमें सिर्फ यूक्रेन युद्ध ही नहीं, बल्कि भारत और इटली के रिश्तों को मजबूत करने के कई मुद्दे शामिल थे। इसमें निवेश बढ़ाना, रक्षा और सुरक्षा में साथ काम करना, शिक्षा में सहयोग करना और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कदम उठाना शामिल है। सीधी भाषा में कहें तो मेलोनी का संदेश ये है कि भारत अब केवल व्यापार का साझेदार नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक ऐसा देश है जिसके बिना बड़े मुद्दों का हल निकालना मुश्किल है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिलस चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिलस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि अमेरिका ने फेंटेनाइल सप्लाई करने वाले गुट पर कैसे शिकंजा कसा। तो अमेरिका ने भारत की एक ऑनलाइन फार्मेसी और उससे जुड़े 2 भारतीय नागरिकों पर कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि वे नकली दवाइयों के जरिए खतरनाक नशे की गोलियां बना रहे थे। कहा गया है कि इन लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन वाली गोलियों में फेंटेनाइल और दूसरे अवैध पदार्थ मिलाकर अमेरिका में लाखों जहरीली गोलियां भेजीं, जिनसे वहां के युवाओं और मिलेनियल पीढ़ी पर जानलेवा असर पड़ा। इसी वजह से अमेरिकी एजेंसी OFAC ने इन्हें प्रतिबंधित किया और कहा कि यह कार्रवाई उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने का हिस्सा है जो इस जहर से पैसा कमा रहे थे। साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया कि भारत और अमेरिका मिलकर नशे के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े हैं और ड्रग तस्करी रोकने, वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने और लोगों की सेहत बचाने के लिए ऐसे फर्जी ऑनलाइन फार्मेसी पर निगरानी और सख्ती और बढ़ाई जाएगी। सीधी भाषा में कहें तो ये कदम अमेरिका और भारत की साझी ड्रग नीति का हिस्सा है, ताकि फेंटेनाइल जैसी खतरनाक दवाओं का फैलाव रोका जा सके। अब जरा भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार पर बड़ा ऐलान सुनिए। तो पीयूष गोयल ये बताना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी गहरी साझेदारी बनने जा रही है। भारत पहले से ही ऊर्जा का बड़ा खरीदार है और आने वाले समय में वो अमेरिका से तेल, गैस और क्लीन एनर्जी जैसी चीजों का आयात कई गुना बढ़ाना चाहता है।
इससे भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, ऊर्जा के दाम स्थिर रहेंगे और दूसरा, भारत के पास ऊर्जा के अलग अलग स्रोत होंगे जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो जाएगी। गोयल का कहना है कि आज भारत नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के विस्तार के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है और अगर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा तो ये बदलाव और तेजी से होगा। यानी ये साझेदारी केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगी बल्कि दुनिया को ये भी दिखाएगी कि भारत अपनी आर्थिक प्रगति को पर्यावरण और हरित क्रांति से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहता है और आने वाले समय में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब जरा नाभिकीय शक्ति और खनिज सुरक्षा पर फोकस सुनिए। तो पीयूष गोयल ये संकेत दे रहे हैं कि भारत अब केवल तेल और गैस पर नहीं टिकेगा बल्कि नाभिकीय ऊर्जा यानी एटॉमिक पावर को भी तेजी से बढ़ाना चाहता है और इसके लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। भारत ने ठान लिया है कि आने वाले वर्षों में वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन को 2 गुना करेगा और इसमें निजी कंपनियों को भी आगे लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि दुनिया में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट या दुर्लभ धातुएं, उन्हें कुछ देश हथियार की तरह इस्तेमाल न कर सकें, इसके लिए आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जरूरी है। गोयल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सारे देश मिलकर ऐसा ढांचा खड़ा करें जिससे साफ ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके और ट्रांसमिशन ग्रिड का नेटवर्क ऐसा बने जिस पर किसी भू राजनीतिक दबाव का असर न हो। मतलब साफ है कि भारत और अमेरिका मिलकर एक सुरक्षित, विविध और स्थिर ऊर्जा भविष्य तैयार करना चाहते हैं। अब जरा साफ ऊर्जा में भारत की छलांग और यूरोप पर वार सुनिए। तो पीयूष गोयल साफ कह रहे हैं कि भारत आने वाले 5 सालों में अपनी साफ ऊर्जा यानी सौर, पवन और हरित ऊर्जा की क्षमता को अभी के 250 गीगावाट से 2 गुना करके 500 गीगावाट तक ले जाएगा, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा केंद्र बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यूरोप की उस नीति की आलोचना की जिसमें वे अपने यहाँ आने वाले आयात पर कार्बन टैक्स लगाने जा रहे हैं, जिसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। गोयल का कहना है कि ये असली में ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म है, यानी पर्यावरण का बहाना बनाकर अपने उद्योगों को बचाना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से यूरोप खुद ही महंगाई के बोझ तले दब जाएगा, लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा, उनकी उत्पादन क्षमता गिरेगी और उनका निर्यात बाजार में टिक नहीं पाएगा। सीधी भाषा में कहें तो गोयल का संदेश है कि भारत हरित ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यूरोप अपनी गलत नीतियों से खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जरा अमेरिका में ग्रीन एनर्जी फंड पर चलती कैंची के बारे में जानिए। तो अमेरिका की सरकार ने वो 14 अरब डॉलर की बड़ी रकम जो पहले बाइडेन सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं पर खर्च करने का फैसला किया था, अब पूरी तरह रद्द कर दी है। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि ये पैसा टैक्स देने वाले अमेरिकी नागरिकों का है और इसे वापस उन्हीं की भलाई में लगाया जाएगा। साथ ही अब अमेरिका महंगी और अस्थिर ग्रीन योजनाओं के बजाय सस्ती, भरोसेमंद और सुरक्षित ऊर्जा पर ध्यान देगा। लेकिन इस फैसले ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इससे ग्रीन एनर्जी की दिशा में अमेरिका की प्रगति रुक जाएगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने तो इसे सीधे चीन के लिए तोहफा बता दिया। उनका तर्क है कि जब अमेरिका ग्रीन एनर्जी से पीछे हटेगा तो चीन इस क्षेत्र में और आगे निकल जाएगा और बाजार पर उसका कब्जा और मजबूत हो जाएगा। अब जरा कैलिफोर्निया की कड़ी प्रतिक्रिया सुनिए। तो कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया खुद दुनिया में सबसे बड़े क्लीन एनर्जी लक्ष्यों के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि ट्रंप ने ग्रीन एनर्जी फंडिंग खत्म करके अमेरिका की वैश्विक लीडरशिप छोड़ दी है और ये जिम्मेदारी अब चीन के हाथ में चली जाएगी। न्यूसम ने न्यूयॉर्क टाइम्स के जलवायु सम्मेलन में मजाकिया अंदाज में कहा कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुशी से ट्रंप को गले लगाएंगे, क्योंकि यह फैसला चीन को और ताकतवर बना देगा। असल में न्यूसम का आरोप है कि ट्रंप ग्रीन एनर्जी की बजाय तेल और गैस कंपनियों का पक्ष ले रहे हैं, जिससे अमेरिका पिछड़ जाएगा और चीन इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने लगेगा। यानी ये अमेरिकी नीतियों की पलटी सीधा चीन के लिए फायदेमंद और अमेरिका के लिए नुकसानदायक मानी जा रही है। अब जरा संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का जलवायु भाषण सुनिए। तो ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि वे जलवायु परिवर्तन को असली खतरा नहीं मानते, बल्कि इसे एक बड़ा झूठ बताते हैं। उनका कहना है कि कई देश और संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं ताकि अपनी नीतियों को सही ठहराया जा सके। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब सौर और पवन जैसी ग्रीन एनर्जी पर पैसा बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि तेल और गैस के उत्पादन पर ध्यान देगा और इसे रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाएगा।
उनके ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दोहराया कि ग्रीन एनर्जी पर जो भारी खर्च किया गया उसका बहुत कम फायदा हुआ है और अब अमेरिका का फोकस सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा यानी ऑयल और गैस पर ही रहेगा। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को दरकिनार कर दिया है और ऊर्जा नीति को पूरी तरफ पारंपरिक तेल गैस की तरफ मोड़ दिया है। अब जरा अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं जानिए। तो जनवरी में सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना है। इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो सब्सिडी पहले दी जा रही थी उसे कम किया जा रहा है। यानी अमेरिका अब ग्रीन एनर्जी की जगह पारंपरिक ऊर्जा पर ज्यादा भरोसा करेगा। ये कदम केवल अमेरिका की घरेलू नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जलवायु राजनीति पर असर डाल रहा है, क्योंकि चीन और यूरोप तेजी से ग्रीन एनर्जी को अपना रहे हैं और वैश्विक बाजार में नेतृत्व की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिका उल्टी दिशा में जा रहा है तो इसका संदेश ये निकलता है कि ट्रंप प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के बजाय सस्ती और पारंपरिक ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहा है। और शायद अमेरिका ये मानता है कि आर्थिक मजबूती के लिए ग्रीन एनर्जी पर निर्भर रहना व्यवहारिक नहीं है। अब जरा भारत अमेरिका रिश्तों में गर्माहट और ठंडापन दोनों जानिए। तो अभी भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी अस्थिरता दिख रही है, क्योंकि ट्रंप अक्सर बहुत सीधे और बेबाक अंदाज में बयान देते हैं, जिससे कभी रिश्ते बहुत अच्छे नजर आते हैं और कभी उनमें तनाव दिखने लगता है। यही वजह है कि इस रिश्ते को हॉट एंड कोल्ड यानी कभी गर्म कभी ठंडा कहा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि असली तस्वीर सकारात्मक है। दोनों देशों की साझेदारी अब भी मजबूत है और लंबी अवधि में इसमें कोई खतरा नहीं है। अमेरिका मानता है कि भारत उसका भविष्य का सबसे बड़ा और अहम साझेदार रहेगा और दोनों देशों के बीच दोस्ती समय के साथ और गहरी होगी। यानी मौजूदा हलचल अस्थायी है, लेकिन रणनीतिक रिश्ते स्थिर और मजबूत बने रहेंगे। अब जरा राजनयिक मुलाकातों से रिश्तों की मजबूती देखिए। तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पद संभालते ही ये दिखा दिया कि भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र अमेरिका की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। उन्होंने सबसे पहले क्वाड देशों यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बैठक की, क्योंकि ये समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अहम माना जाता है। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से मुलाकात कर भारत अमेरिका रिश्तों पर चर्चा की। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद वॉशिंगटन पहुंचने वाले शुरुआती नेताओं में रहे, जिससे यह साफ होता है कि भारत भी इस रिश्ते को प्राथमिकता देता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि अगर हाल के छोटे मोटे तनावों को नजरअंदाज कर पीछे मुड़कर देखें तो ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद दिखाई देता है, क्योंकि दोनों देश लगातार रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।